नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब घर पर ताला देखकर बेटा यह सोचकर वापस जाने लगा कि उसकी पत्नी पिता को डॉक्टर के पास ले गई है कि तभी घर के अंदर से आती हुई आवाज़ें सुनकर वह रुक गया। लेकिन जब खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और घबराते हुए उसके मुंह से चीख निकल गई। अंदर ऐसा क्या था आखिर जिसे देखकर वह चीख पड़ा। नमन अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। नमन के पिताजी रामचरण जी किसी समय पर अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे, लेकिन बीते कुछ समय से, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ, तब से उनकी मानसिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही और इसीलिए अब ना ही तो वह अपना काम संभाल पाते थे और ना ही कुछ और कर पाते थे, और इसीलिए अपने पिता के सारे काम को संभालने की जिम्मेदारी नमन के कंधों पर आन पड़ी और उसने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी। दरअसल रामचरण जी और उनकी पत्नी निर्मला जी दोनों ही अपने दोनों बच्चों के साथ एक खुश और संपूर्ण परिवार की तरह रहते थे। निर्मला जी और रामचरण जी के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, तो 2 साल पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी और बेटी की शादी करने के बाद वे अब अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देख रहे थे। लेकिन अभी तक नमन ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि उसे क्या करना है, अपने पिता का काम संभालना है या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप करना है या कोई नौकरी करनी है। इसीलिए उसके माता पिता थोड़ा पीछे हट रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को 1 साल का समय भी दिया था कि वह जल्द से जल्द निश्चित कर ले कि उसे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि उसके बाद उन्हें इसकी भी शादी करनी थी। और अब एक दिन जब वह और उनकी पत्नी अपनी बेटी के यहाँ उसका त्योहार लेकर जा रहे थे, तब अचानक ही उनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में निर्मला जी चल बसी, पर रामचरण जी के सिर पर बहुत गहरी चोट आई, जिसके कारण अभी तक यह पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाए थे। रामचरण जी के सिर में पहले ही चोट लगी थी, ऊपर से उनकी पत्नी निर्मला जी एक्सीडेंट में चल बसी, तो यह सुनकर उनके दिमाग पर और भी गहरा असर हुआ और वह पहले की तरह बिजनेस माइंड के इंसान नहीं रहे थे। अब वह अपने ऑफिस जाना छोड़ चुके थे और घर पर ही आराम करते थे। इधर उनका बेटा नमन, जब उसके पिता की हालत ऐसी हो गई तो उसके पास और कोई रास्ता न रहा और आखिरकार अब उसने अपने पिता का ही बिजनेस संभालने का फैसला लिया और अब उसने अपने पिता का काम संभालना शुरू कर दिया। इधर नमन की बुआ और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब उन्हें नमन की शादी करवानी होगी, क्योंकि घर पर घर की देखभाल करने के लिए और घर को संभालने के लिए एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने यह फैसला लिया। अब वे नमन की शादी करवा देंगे और उन्होंने अपने बेटे नमन के लिए एक लड़की देखी, जो कि देखने में तो सुंदर थी ही, साथ ही में पढ़ी लिखी भी थी। लड़की के घर वालों को पहले ही नमन की फैमिली के सारे हालात बता दिए गए थे और सब कुछ जानते हुए भी लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी के लिए हाँ कर दी। उनका कहना था कि हमें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। पैसे रुपये का क्या है, धन दौलत तो आती जाती रहती है, और फिर दामाद की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेकार भी नहीं थी। फाइनेंशियली वह इंडिपेंडेंट था, केवल उसके पिता की देखरेख के लिए उसे कोई चाहिए था। काफ़ी समय तक नमन ने खुद ही अपने पापा का ध्यान रखा और कई बार उसने उनके लिए केयरटेकर भी रखा, लेकिन फिर भी केयरटेकर रखने के बावजूद भी उसे लगता था
कि अगर घर का कोई अपना ही ध्यान रखे तो वह ज़्यादा ठीक था। और फिर अब तो रामचरण जी की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा था। जब से शादी के बाद नमन की पत्नी नीतू शादी करके घर में आई, तब से नमन और भी ज़्यादा निश्चिंत हो गया था। हालांकि अपने रोज़मर्रा के काम रामचरण जी खुद ही कर लिया करते थे। नीतू को उनके खाने पीने और उनकी दवाइयों का ख्याल रखना था, क्योंकि रामचरण जी कई बार बैठे बैठे कुछ चीज़ें सोचने लग जाते और ऐसे ही बहुत समय तक बैठे रहते थे और अपनी पुरानी यादों में खो जाया करते। यूं ही बैठे बैठे उन्हें सुबह से दोपहर हो जाती और दोपहर से शाम। इसीलिए उनका ध्यान रखने के लिए कोई एक सदस्य तो चाहिए ही था, जो कम से कम उन्हें उनके खाने के समय खाना लाकर दे दे और दवाइयों के समय दवाइयों का ध्यान दिला दे। वह अक्सर ही अपने ज़रूरी कामों को भूल जाया करते थे, तो इसीलिए नमन ने इतनी जल्दी शादी करने का फैसला लिया था, जबकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था कि वह अभी शादी करे। लेकिन फिर जब अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारियां उठा ही ली थीं, तो अब वह पीछे नहीं हट सकता था। और फिर ऐसे में उसके अलावा उसके पिता के बारे में सोचने वाला और था ही कौन। अब धीरे धीरे नीतू जब घर में आई, तो वह शुरू शुरू में अपने ससुर का ख्याल रख लिया करती थी। शुरू के एक हफ्ते तो उसने अपने ससुर को समय से दवाई गोली और खाना पीना दे दिया, लेकिन फिर उसके बाद वह अगर फ़ोन में लग जाती तो लग जाती। वह खुद ही उनकी दवाई गोली का ध्यान नहीं रख पा रही थी, और क्योंकि अभी तक रामचरण जी की खुद की स्थिति इतनी बेहतर नहीं हुई थी कि वह खुद अपना ध्यान रख सकें, तो इसीलिए समय से दवाई गोलियां ना मिलने के कारण 2 ही महीने में उनकी तबीयत, जिसमें कई महीनों की मेहनत के बाद सुधार आने लगा था, वह फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने नमन को समझाया कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, उनकी तबीयत सुधारने में जितना समय लगेगा, अगर आप इनकी दवाई गोली का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे आधे समय में उनकी तबीयत पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। और उनकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे ना ही तो यह समय से दवाइयाँ खाते हैं और ना ही इनका खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। माना कि आप अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ा समय निकालिए और अपने पिता के बारे में भी सोचिए। यदि आप इन्हें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। जब डॉक्टर ने नमन से यह बात कही, तो नमन ने घर आकर अपनी पत्नी नीतू से पूछा कि नीतू, तुम पापा को समय से दवाइयाँ नहीं देती हो क्या? तो नीतू नमन से बोली कि नहीं, मैं तो पापा जी का पूरा ध्यान रखती हूँ। कभी कभार काम में दिमाग से निकल जाता है, तो इतना ध्यान तो पापा जी भी रख सकते हैं ना। कम से कम अपनी दवाई गोली तो समय से खा ही सकते हैं। और फिर इन्हें करना ही क्या है, कोई काम तो करते नहीं है। इंसान अपने खाने पीने का तो ध्यान रख ही सकता है, लेकिन यहाँ तो वह भी मैं ही करती हूँ। ऐसे में अगर काम के चलते कभी कभार दवाई भूल जाऊं, तो क्या यह मुझे याद नहीं दिला सकते? तो इस बात पर नमन थोड़ा नाराज होता हुआ बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो नीतू? क्या तुम्हें नहीं पता कि पापा की मानसिक स्थिति कैसी है? मैंने तो शादी के पहले ही तुम्हें बताया था ना सब कुछ, कि माँ के जाने के बाद पापा की मानसिक स्थिति कितनी बेकार हो गई है। ऐसे में मुझे और तुम्हें मिलकर ही उनका ध्यान रखना होगा। और मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था कि तुम्हें पापा के खाने पीने और दवाई गोली का ध्यान रखना है। पापा कई बार बैठे के बैठे रह जाते हैं और उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। तुम्हें पता है, कई बार यहाँ पूरी पूरी रात बस छत को वह यूं ही देखते रहते हैं, सोते भी नहीं हैं। अगर इन्हें अपनी सेहत का इतना ही ध्यान रहे, तो मैं तुमसे कहता ही क्यों इनका ध्यान रखने के लिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा है
कि तुम अगर घर के काम छोड़ दो तो कोई बात नहीं, लेकिन पापा की दवाई गोली और खाना पीना उन्हें बिल्कुल समय से दे दिया करो। इस बार तो नीतू ने गर्दन हिला दी और कहा कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कुछ दिनों बाद भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। ऐसा नहीं था कि नीतू उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन अगर उसे याद रह गया तो खाना और दवाई दोनों दे दिया करती थी, वरना तो उनसे कहकर अपने कमरे में आराम करने लग जाती कि पापा जी, जब भूख लगे तो खा लेना और समय से दवाई ले लेना। लेकिन अब तक तो आप सभी समझ चुके होंगे कि रामचरण जी की मानसिक स्थिति कैसी हो गई थी। इसके कारण उनकी तबीयत फिर से धीरे धीरे बिगड़ती ही रही और फिर से जब नमन ने अपने पिता को कमज़ोर होते देखा तो नमन ने नीतू से कहा कि नीतू, पापा दिन पर दिन बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। तुम एक काम करना, तुम पापा के खाने पीने का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो, और अगर तुम्हें लगता है कि किसी चीज़ की कमी है तो बताओ, मैं ला देता हूँ। तब नीतू नमन से बोली कि इसमें पूछने की क्या बात है, अब इंसान सूखी रोटियां खाएगा तो कमज़ोर तो होगा ही। बस रोटी सब्जी से काम नहीं चलता, बीमारी के समय पर इंसान का खास ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसे में तुम्हें पापा जी के लिए हर समय हमारे फ्रिज में कुछ ना कुछ भरे रहना चाहिए, और फिर खाने पीने के लिए उनके लिए फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट और भी चीज़ें चाहिए होंगी, जिससे इन्हें विटामिन और प्रोटीन की कमी ना हो। तो नमन ने कहा कि ठीक है, तो तुम मुझे बता देना कि क्या क्या लेकर आना है। शाम को आते वक्त मैं लेता आऊँगा। शाम को जब नमन आया तो वह बहुत लेट आया। शाम से रात हो चुकी थी और लगभग रात के 11:30 बजे नमन घर में घुसा। तब नीतू उससे नाराज़ होती हुई बोली कि एक तो इतना लेट आए हो, ऊपर से फिर भी कुछ लेकर नहीं आए। फिर कहोगे कि पापा कमज़ोर हो रहे हैं, इसमें भी मेरी गलती है क्या? तुम्हें ही अपने पापा की बिल्कुल फिक्र नहीं है और कहते मुझे हो कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। तब नमन नीतू को समझाते हुए बोला कि नीतू, तुम तो जानती हो ना कि अभी पापा के एक्सीडेंट के समय इलाज में इतने पैसे खर्च हो गए, और फिर ऊपर से उसके तुरंत बाद हमारी शादी का खर्चा, सारी चीज़ों में खर्चा तो हुआ ही है। और ऊपर से कुछ टाइम पहले जब हमने कार ली थी तो उसकी ईएमआई वगैरह भी चल रही है, इसीलिए मुझे थोड़ा तो ध्यान देना होगा। और फिर जब पापा करते थे तब की बात अलग थी, उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और वह अच्छे से अपना काम संभाल रहे थे। अभी मुझे समय ही कितना हुआ है, धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा हूँ। जब से पापा ने ऑफिस संभालना बंद किया है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं ऑफिस संभाल भी पाऊंगा या नहीं। बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि मैं तो कुछ और ही करना चाहता था, वह तो मजबूरी में मुझे ऑफिस संभालना पड़ रहा है। और फिर शुरुआत में जब मुझे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपना लॉस कवर करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब एक्स्ट्रा टाइम दिए बिना मैं कुछ कैसे सीख सकता हूँ। और फिर जब मैं मार्केट से आ रहा था तो मैंने देखा भी, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई दुकान खुली नहीं मिली। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो कल बाजार से तुम खुद ही जो मन करे वह ले आना। मुझे बता देना कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे। तो नीतू ने कहा कि ठीक है, कल सुबह मुझे 5,000 रुपये देकर चले जाना, मैं देख लूँगी कि क्या कैसे करना है। तो नमन ने कहा कि ठीक है, तुम अभी यह पैसे रख लो, सुबह अगर मुझे याद नहीं रहा तो फिर से तुम मुझे ऐसे ही ताने दोगी, इसीलिए अभी पैसे रख लो। इतना कहकर हंसते हुए नमन ने उसके हाथ में पैसे थमा दिए और फिर वे दोनों खाना खाकर सो गए। अगली सुबह फिर से रोज की तरह ही नमन अपने ऑफिस चला गया। नमन के ऑफिस जाने के बाद नीतू बहुत खुश हो गई, क्योंकि इस बार तो उसे अपने खर्चे से अलग 5,000 रुपये और फालतू मिल गए थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इन पैसों से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए।
और वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई और फ़ोन पर ही नई नई चीज़ें ऑर्डर करती रही। अगले दिन नमन ने पूछा तो वह बोली कि तुम तो मेरे ऊपर अपना काम टालकर फ्री हो गए, लेकिन मैं अपना काम किसके ऊपर डाल दूँ? मुझे तो अपने घर के काम करने ही पड़ते हैं ना। अब इतना सारा काम है, मुझे टाइम नहीं लग पाया और दोपहर में बहुत थकान हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो पापा जी के हाथ पैरों में तेल मल देती हूँ और उनके सर में भी तेल लगा देती हूँ। तो दोपहर में मेरा समय ऐसे ही बीत गया और फिर कपड़ों पर प्रेस वगैरह करके रखा। यूं ही शाम हो गई, पूरा दिन यूं ही निकल जाता है और ऐसे में मैं कहाँ लेकर आ पाती कुछ भी सामान। पर तुम परेशान मत हो, मैं कल ले आऊँगी सब। अब नीतू ने बात टाल दी और अगले दिन फिर से खाना पीना बनाकर फ्री होकर आज वह बाजार के लिए निकल गई। बाजार में जाकर उसकी नज़र एक साड़ी पर पड़ी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। जब वह उस दुकान के अंदर गई तो उसे पता चला कि वह साड़ी 3,000 रुपये की है। अब वह क्या करती? मन में आया कि अगले महीने जब नमन उसे उसके खर्चे के पैसे देगा तब वह साड़ी और बाकी सारी चीज़ें ले लेगी। लेकिन फिर अगले ही पल सोचने लगी कि बुढ़ापे में शरीर बनाकर कौन सा जंग लड़ने जाएंगे ससुर जी। अरे, अब तो हमारे पहनने ओढ़ने और खाने पीने के दिन हैं। और जहाँ तक बात रही उनकी, तो 1 किलो सेब ले जाऊंगी, मन होगा तो खा लेंगे, वैसे भी दे दूंगी तो खा लेंगे, वरना वह कौन सा पूछने वाले हैं मुझे। अब उसने अपने लिए वह साड़ी खरीद ली और लगभग 1,500 रुपये की शॉपिंग वह एक दिन पहले ही कर चुकी थी। बचे हुए पैसों में उसने बस 1 किलो सेब अपने ससुर के लिए ले लिए और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी अपने लिए अपनी पसंद के कुछ फल लेकर आ गई। जब नमन ने पूछा तो वह बोली कि हाँ, मैंने पापा जी के लिए फ्रूट्स वगैरह सब लाकर फ्रिज में रख दिए हैं और ड्राई फ्रूट्स उनके कमरे में ही रख दिए हैं। तुम परेशान मत हो, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। अब नमन भी थोड़ा गौर कर रहा था। अगले दिन उसने देखा कि नाश्ते में उसकी पत्नी ने उसके सामने ही उसके पापा को सेब काट कर दिए और साथ में दूध भी दिया जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर लेकर आई थी। जानबूझकर नीतू ने ऐसे दिखाया था जैसे वह अपने ससुर के खाने के लिए कितना सारा सामान लेकर आई है और वह उनका ऐसे ही ध्यान रखती है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ दिखावे के लिए था। अब नमन ने जब यह देखा तो वह भी निश्चिंत हो गया कि चलो, नीतू ने पापा को अच्छे से संभाल लिया है और पापा का अच्छे से ध्यान भी रख रही है, तो अब थोड़े बहुत दिनों में पापा की सेहत भी पहले से सुधर जाएगी। इधर नीतू ने अपने पति को समझाया कि नमन, आप घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप घर की चिंताओं से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आप सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस कीजिए और फिर हमें यहीं नहीं रुकना। पापा जी ने जिस मुकाम तक इस बिजनेस को पहुंचाया था, तुम्हें उससे भी आगे इसकी ऊंचाइयों को ले जाना है। हम इतनी ऊंचाई से वापस नीचे नहीं गिर सकते और अभी जो हमारे हालात हैं उन्हें हमें बदलना ही होगा। आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दीजिए। पापा जी का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना, और घर का ख्याल रखने के लिए भी। यह सुनकर नमन को बहुत संतुष्टि हुई और वह नीतू का हाथ पकड़ते हुए बोला, थैंक यू सो मच नीतू, सचमुच तुमने यह कहकर मेरी आधी परेशानी ख़त्म कर दी। मैं तो सोच रहा था कि सब कुछ मैं अकेले कैसे संभालूंगा और इसी वजह से सच कहूँ तो मैं पूरी तरह से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। हर वक्त पापा की चिंता दिमाग में चलती रहती थी, लेकिन अब तुम्हारे इतना कहने से ही मानो मेरी आधी चिंता मुक्त हो गई है। तब नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पापा जी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए भी मैं ही ले जाया करूँगी। आपको उसके लिए भी ऑफिस से छुट्टियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके जो भी चेकअप वगैरह होते हैं
सब कुछ मैं खुद ही देख लिया करूँगी। आप सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस कीजिए, ताकि फिर से पापा जी का नाम इस शहर में इतना ही ऊंचा हो जाए जितना पहले कभी हुआ करता था। नीतू की यह बात सुनकर मुस्कुराते हुए नमन ने हाँ में गर्दन हिला दी और वह ऑफिस चला गया। अब नमन सुबह जल्दी ऑफिस जाता और रात को देर से ऑफिस से आता और जी तोड़ मेहनत करने में लगा हुआ था, ताकि वह किसी भी तरह से अपने ऑफिस को फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंचा सके, अपना बिजनेस फिर से बढ़ा सके। इसके लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। इधर नमन अपनी पत्नी नीतू से कहता भी कि अगर तुम्हें अकेले घर का काम संभालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पापा के लिए केयरटेकर रख सकता हूँ। लेकिन नीतू उसे मना कर देती। उसे ऐसा लगता था कि यदि उसके होते हुए घर में केयरटेकर आएगा तो इससे उसकी छवि खराब हो जाएगी। सब लोग यही कहेंगे कि अकेली बहू है, अपने ससुर के खाने पीने तक का ध्यान नहीं रख सकती, उसके लिए भी नौकरों की ज़रूरत है। बिल्कुल भी परिवार के बारे में सोचकर चलने वाली लड़की नहीं है। बस इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वह मना कर देती और इधर अपने ससुर का ढंग से ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। सुबह नाश्ते के बाद अगर गोली दे दी कभी, तो कभी दोपहर में सोती की सोती रह गई, तो कभी उनकी दवाई छूट जाया करती थी। कभी सुबह उन्हें नाश्ता देने के बाद खाना बनाने में लग गई तो उनकी दवाई गोली छोड़ दिया करती थी। इसी तरह से काफ़ी समय तक यही सब चलता रहा और धीरे धीरे रामचरण जी की तबीयत पहले से बिगड़ने लगी। पत्नी की मौत के बाद उन्हें जैसे एकदम से दौरे पड़ने लगते थे, तो बस फिर से उनके साथ ऐसा ही होने लगा। नमन को लेकिन इस बारे में उसकी पत्नी ने कुछ नहीं बताया। जब वह इस तरह बर्ताव करने लगे तो नीतू ने उन्हें कमरे में बंद करना शुरू कर दिया और असली मुसीबत तो रामचरण जी के लिए अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब नीतू उन्हें खाना पीना देने के लिए भी नहीं जाया करती थी। अब बाहर से ही उन्हें खाने पीने के लिए उनका सामान पकड़ा दिया करती थी। यहाँ तक कि अब तो वह उनके कमरे में जाना भी पसंद नहीं करती थी। कहीं न कहीं वह अब डरने लगी थी, लेकिन इस बारे में उसने नमन से कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि अब नमन के ऑफिस में बिजी होने के साथ ही वह अपनी लाइफ में और ज़्यादा बिजी हो गई और अपनी पुरानी रिश्तेदारियों को निभाने लगी, जैसे कि अपनी पुरानी दोस्तों से मिलना जुलना, उनके साथ घूमना फिरना, पार्टीज़ करना। अक्सर ही यह सब चीज़ें किया करती थी और पार्टी जाने का समय उसे कहीं और से नहीं मिलता था, बल्कि अपने ससुर जी के डॉक्टर को दिखाने वाले पैसों से ही वह पार्टी एंजॉय किया करती थी। और अक्सर ही अपने पति के द्वारा दिए हुए उन पैसों को, जिन्हें वह अपने पिता के खर्च के लिए दिया करता था, उन पैसों को भी वह अपने शौक मौज में ही उड़ा दिया करती थी। और इधर नमन इन सब से अनजान अपने काम पर फोकस कर रहा था, क्योंकि उसे अपने पिता का नाम फिर से उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंचाना था, जिन ऊंचाइयों तक पहले कभी उनका नाम हुआ करता था। और इसीलिए नमन ने दिन रात मेहनत की। लेकिन एक दिन जब नमन शहर से बाहर एक मीटिंग में गया हुआ था, तब भी उस दिन वह नीतू को समझा कर गया था कि आज पापा को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर चली जाना। और अब तो पापा की तबीयत भी सुधर रही होगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ही कुछ दिनों में जाकर डॉक्टर से बात करूँगा। बस टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए अभी तुम ही संभाल लो। और नीतू ने भी बड़े प्यार से कह दिया कि हाँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। इधर नीतू खाना बनाकर अपने ससुर के कमरे में खाने की प्लेट सरका कर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चली गई। लेकिन नीतू इन सब बातों से अनजान थी कि नमन ने जिन क्लाइंट्स को मीटिंग के लिए बुलाया था, या जिन क्लाइंट्स से मिलने के लिए वह शहर से दूर जा रहा था, वह क्लाइंट्स
नमन का ऑफिस देखने के पर्पस से, उसकी कंपनी को देखने के इरादे से खुद ही उसके शहर में आ रहे थे। और जैसे ही नमन घर से निकल चुका था और अभी तक वह ऑफिस तक ही पहुंचा था कि तभी उन लोगों ने इस बारे में उसे खबर कर दी। तो नमन अपने ऑफिस पर ही रुक गया। अब क्योंकि उन क्लाइंट्स को आने में अभी कुछ घंटे बाकी थे, तो नमन ने सोचा कि इस ऑफिशियल मीटिंग के लिए जब उसने आज सुबह से अपना पूरा समय निकाल ही लिया है, तो क्यों ना घंटे 2 घंटे का समय वह अपने पिता के साथ बिता ले, जिससे उन्हें भी बहुत खुशी होगी। क्योंकि अभी तो पिछले 2 महीने से वह अपने पापा से ना ही तो मिल पाया था और ना ही उनसे बातचीत कर पाता था। और इसीलिए उसने सोचा कि आज वह खुद अपने पापा को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर जाएगा। इधर नमन अपने ऑफिस से घर के लिए निकल गया और जैसे ही नमन घर पहुंचा तो अपने घर पर ताला लगा हुआ देखा। जब उसने घर पर ताला लगा देखा तो वह सोचने लगा कि शायद नीतू पापा को लेकर अस्पताल के लिए निकल चुकी है और वह इसी इरादे से फिर से घर से बाहर हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए निकलने लगा कि तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाज़ आती हुई सुनाई दी। जब उसने घर के अंदर से आवाज़ सुनी तो वह थोड़ा गौर से सुनने लगा कि कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही। क्या सचमुच यह आवाज़ें उसके घर के अंदर से ही आ रही हैं, या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम है। बस यही जानने के लिए जब वह गौर से आवाज़ों को सुनने लगा तो उसने पाया कि यह आवाज़ें तो किसी सामान के खिसकने की हैं और यह आवाज़ें उसके घर के अंदर से ही आ रही हैं। पर वह सोचने लगा कि घर के अंदर तो कोई नहीं है, फिर अंदर से आवाज़ आने का क्या मतलब है। और फिर उसके दिमाग में आया कि कहीं उसके घर में कोई चोर तो नहीं घुस गए। और बस यही सोचकर वह घर के आसपास देखने लगा और छुपते छुपाते वह खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। उसने पूरे हॉल में झांका लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब वह घर के चारों ओर घूमते घूमते अपने पिता के कमरे की ओर पहुंचा तो उसने पाया कि उसके पिता के कमरे के अंदर से ही वह आवाज़ें आ रही हैं। यह देखकर वह और ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता तो अपनी रक्षा कर पाने में भी सक्षम नहीं हैं। ऐसे में यदि उनके पास कोई और है तो वह खुद को कैसे ही बचा पाएंगे। यह सोचकर नमन परेशान हो गया और उसने नीचे पत्थर लगाकर उन पत्थरों पर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश की। पर अंदर जो उसने देखा वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और सर पर आसमान टूट पड़ा। उसने जो अंदर देखा उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर उसके पिता जंजीरों से बंधे हुए खाने की थाल को उठाने के लिए बार बार दरवाजे की ओर खिसक रहे थे और उनके बहुत ज़ोर लगाने के बाद कभी कभार उनका बेड थोड़ा बहुत खिसक जा रहा था, जिसके कारण वह आवाज़ हो रही थी। और उनकी जंजीर उनके बार बार हिलने के कारण वह जंजीर आवाज़ कर रही थी। अंदर अपने पिता के कमरे का हाल देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी जो उसके पिता का इतना ध्यान रखती थी, अचानक से अपने पिता को इस हाल में वह कभी देखेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आज जो भी कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था वह सच था और इस सच को अपनी आंखों के सामने देखते हुए वह नकार नहीं सकता था। और इसीलिए उसने बिना देरी करते हुए अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया और पूछा कि वह कहाँ है। तो फ़ोन पर उसकी पत्नी ने कहा कि और कहाँ होंगी, घर पर ही हूँ, आप बताइए। तो वह कहने लगा कि मुझे पापा से कुछ बात करनी है, पापा तुम्हारे पास हूँ तो ज़रा उनसे मेरी बात करवा दो। तो वह नीतू फ़ोन पर ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे वह अभी अपने ससुर से बात करवा देगी। फिर नीतू ने कहा कि आप रुकिए, मैं अभी आपके उनसे बात कराती हूँ।
और फिर कुछ सेकंड तक फ़ोन को म्यूट पर रखने के बाद नीतू बोली कि पापा जी तो अभी सो रहे हैं। दरअसल मैंने उन्हें खाना खिला दिया और दवाई भी खिला दी, तो उसके बाद वह आराम कर रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, आज शाम को जल्दी आ जाना अगर पॉसिबल हो तो, और आपकी मीटिंग जल्दी ख़त्म हो जाए तो। वैसे मुझे पता है कि आपको जल्दी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपके आने तक पापा जी जगे रहेंगे तो आप उनसे बात कर लेना, ठीक है? तो नमन ने भी अनजान बनते हुए कहा कि ठीक है, घर आकर ही बात होगी। अपने पिता को देखा तो नमन ने तुरंत ही फ़ोन करके अपने क्लाइंट्स को पूछा कि सर, आप यहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे? तो वे क्लाइंट्स कहने लगे कि हम 2 से ढाई घंटे में आपके शहर में पहुँच जाएंगे। नमन ने भी बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करते हुए बाहर पड़े हुए एक पत्थर की मदद से किचन का शीशा तोड़कर विंडो को खोलने की कोशिश की, और उसने पाया कि लोहे का जाल अंदर से खुला हुआ था और इसकी वजह से वह आसानी से किचन के अंदर घुस गया, और किचन के थ्रू वह घर के अंदर घुसकर अपने पापा को उसने कमरे से बाहर निकाला और उन्हें लेकर वह तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहुंचा। उनकी ऐसी हालत देखकर वह डॉक्टर भी नमन पर भड़क पड़ा और फिर नमन ने उन्हें जल्दबाजी में ही सारी बातें समझाईं और कहा कि अंकल, आप किसी भी तरह से पापा को ठीक कर दीजिए। आगे से मैं इनका पूरा ध्यान रखूँगा, खुद ही आगे से इनका ख्याल रखूँगा और इन्हें किसी और के ऊपर नहीं छोड़ूंगा। आप प्लीज़ मेरे पापा को बचा लीजिए अंकल। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा। तो उस डॉक्टर ने जल्दबाजी में रामचरण जी का इलाज शुरू कर दिया, और थोड़े ही समय बाद जब रामचरण जी को फ़ायदा लगा तो नमन अब जाकर थोड़ा निश्चिंत हुआ। तब डॉक्टर ने नमन को कहा कि फ़िलहाल उसके पापा को होश आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, और डॉक्टर ने उन्हें उनकी दवाइयाँ भी दी और नमन को समझाया कि वह निश्चिंत होकर अपना काम संभाल सकता है। फ़िलहाल के लिए उसकी मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह अपने पिता का नाम तभी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जब वह पूरी शिद्दत से अपना काम करे, और इसके लिए उसकी आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसीलिए डॉक्टर ने समझा कर नमन को मीटिंग में भेज दिया, और नमन ने अपने पिता के कारण थोड़ा डिस्टर्ब होते हुए वह मीटिंग तो अटेंड कर ली, लेकिन साथ ही उन लोगों को अपनी सारी स्थिति के बारे में भी बता दिया कि किस तरह वह अपने पिता को अस्पताल में एडमिट कराकर ही यहाँ पहुँचा है। तब उन लोगों ने नमन के हौसले और उसकी सूझबूझ की दाद देते हुए कहा कि इन हालात में भी आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन रेडी कर दी, यह कोई मामूली बात नहीं है। और वे लोग उससे खुश होकर उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर चले गए। लेकिन आज की शाम जैसे नीतू पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। मीटिंग अटेंड करते ही नमन अपने घर पहुंचा, और जैसे ही नीतू घर पहुंची तो सामने सोफे पर बैठे हुए नमन को देखकर उसका हलक सूख गया, और वहीं की वहीं आंखें फाड़ कर बस नमन को देखती रही, जैसे उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तब नीतू बोली, नमन, आप यहाँ? मेरा मतलब आप तो मीटिंग में थे ना, फिर अचानक यहाँ कैसे? यह सुनते ही नमन सोफे से उठकर बहुत तेज़ कदमों से उसकी ओर बढ़ता हुआ आया और उसके गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ में नीतू ज़मीन पर दूर जा गिरी। नमन ने बालों के बल नीतू के बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए कहा, घर पर तो तेरी यह मेहनत चल रही थी और तू मेरे पापा की यह सेवा कर रही थी। तुम जैसी घटिया औरत तो शायद ही दुनिया में कोई और होगी। अरे, इस घर में क्या कमी थी तुझे? आखिर मैंने तुझे किस चीज़ की कमी रखी थी? जो तुझे चाहिए था मैंने हर चीज़, अच्छी बुरी हर खुशी तुझे दी। जो तूने जब मांगा मैंने तुझे ला कर दिया, चाहे उसके लिए मैंने कितनी भी मेहनत की। लेकिन तू इतनी बेगैरत है कि मेरे बीमार पिता के खर्चे को दिए हुए पैसे भी अपनी अय्याशियों में उड़ाती रही,
और मैं बेवकूफ़ समझ ही नहीं पाया कि कहाँ से तू इतने रोज़ नए नए महंगे महंगे सैंडल, कपड़े और बाकी चीज़ें लाती रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं कि मेरे बीमार पिता के खाने पीने के पैसों को तू अपने शौक मौज में उड़ा रही होगी। अरे नीच औरत, तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया? आज के बाद मेरे घर में मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद दोबारा यहाँ कदम रखने की कोशिश भी मत करना। यह कहकर नमन ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और अपने पिता का ख्याल उसने खुद ही रखा। 1 महीने तक लगातार उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और जब वह फिर से पहले की तरह थोड़े ठीक होने लगे तो नमन ने डिसाइड किया कि वह उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल के बाद अपने साथ लेकर जाएगा और उनका ख्याल खुद रखेगा। यही सोचकर नमन ने अपने पिता को अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया। अब जब उसके पिता अपने पुराने एम्प्लॉयज़ और अन्य जानकारों से मिलते जुलते तो उनका थोड़ा सा मन बहल जाता था। वह बात करने के इच्छुक नहीं होते, तब भी कोई ना कोई उनसे बात करने के लिए आता रहता, जिससे वह अपनी परेशानियों के बारे में सोचने की बजाय लोगों के साथ थोड़ा हंसने बोलने लगे। इधर 2 महीने से नीतू अपने घर में पड़ी थी, जहाँ एक एक दिन उसके लिए एक एक साल के बराबर था, क्योंकि नीतू के मायके में उसकी दो दो भाभियाँ भी थीं, और वह दोनों ही अपने ससुराल को छोड़कर घर पर आई हुई ननद को किसी न किसी बात पर ताने सुनाती ही रहतीं। यहाँ तक कि वे उसे खाना तक करके देने में कुसमुसाने लगीं, और अब तो उसके खाने पीने और उसके घर पर रहने पर भी वे लोग परेशान होने लगी थीं। और इस समय नीतू को एहसास हो रहा था कि उसने क्या खोया है। जहाँ अपने ससुराल में उसे केवल 3 लोगों के खाने पीने को बनाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लगती थी, वहीं अब उसे अपने घर में रहने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता था। अपने दोनों भाई, दोनों भाभियों, उनके बच्चों, माँ बाप सबका खाना पीना बनाती, अपने भतीजे भतीजी के कपड़े धोती और उनके सारे काम करती। अब अपने ही घर में वह नौकरानी जैसा महसूस करने लगी थी, क्योंकि उसके माँ पापा भी बीच में कुछ नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे में मिलती हुई 2 वक्त की रोटियां भी बंद हो जाएं। अब किसी भी तरह से नीतू वापस अपने ससुराल जाना चाहती थी, लेकिन उसे वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो उसने अपने ससुर के साथ जो भी किया, उसके बाद उसका पति उसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर भी नीतू ने अपने परिवार को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की। वह एक दिन अपने ससुर के पास जाकर उनके पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगती हुई उनसे बोली, पापा जी, मैंने आपके साथ गलत किया। मैं मानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करती। मैं पूरे दिन घर पर अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती थी। आप ना तो किसी से बात करना चाहते थे, ना ही किसी की बातें सुनना चाहते थे। मैंने शुरू में कोशिश की थी आपसे बात करने की और आपका ध्यान भी रखा, लेकिन धीरे धीरे मैंने आपकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया और अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। मैं भूल गई कि आप भी मेरे लिए पिता समान हैं। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा आप लोगों के अलावा और कोई नहीं है। अब वह घर मेरे पापा का नहीं, बल्कि मेरे भैया भाभी का है, और इसीलिए मैं वहाँ रह नहीं सकती। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पापा जी, मुझसे जो भी गलती हुई है उनके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, पर प्लीज़ अपने बेटे को समझाइए कि मुझे इस तरह ना छोड़ दे, वरना मैं कहीं की नहीं रहूँगी। पापा जी प्लीज़, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी बहू को अपने आगे यूँ रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखकर आखिरकार रामचरण जी को उस पर तरस आ गया, और फिर उनकी बहू ने बताया कि रामचरण जी दादाजी बनने वाले हैं। यह बात सुनकर तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी बहू को माफ़ कर दिया, और जब उनकी बहू ने उन्हें बताया कि वह माँ बनने वाली है, तो उन्होंने कुछ भी करके अपने बेटे को मनाने का फैसला कर लिया, और उन्होंने अपने बेटे को
कितनी भी कोशिश करने के बाद आखिरकार मना ही लिया कि वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी एक परिवार की तरह रही। और अपने पिता के इतना कहने पर नमन ने अपनी पत्नी को एक आखिरी मौका देने की बात कही और साथ ही यह भी कहा कि पिताजी, यदि यह इस बार भी मेरा भरोसा तोड़ती है तो मैं जीवन में कभी भी इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा। फिर आप मुझसे इसकी तरफदारी मत कीजिएगा और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखिएगा। मैं इसे एक पहला और आखिरी मौका सिर्फ आपके लिए दे रहा हूँ। और आखिरकार नीतू को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल गया। नीतू ने अपने ससुर का ख्याल अपने पिता की तरह रखा, क्योंकि उसे पता था कि यदि अब यहाँ से भी उसका दाना पानी उठ जाएगा तो क्या होगा। और वह जिंदगी भर नौकरों की तरह जिंदगी बिताना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अब इस घर को ही अपना घर और इस घर के सदस्यों को ही अपना परिवार मानकर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। और अब उन चारों का परिवार खुशी खुशी रहने लगा, क्योंकि अब उनके परिवार में चौथा नन्हा सदस्य बढ़ चुका था, जिसके आने से परिवार में खुशियां ही खुशियां आ गईं। और अपने बच्चे की खातिर नमन ने अपनी पत्नी को भी एक आखिरी बार पूरे दिल से अपना लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।